दर्शकों स्वागत आप सभी का बिजनेस टॉक में, जो कि सफर है जीरो से हीरो तक का। दर्शकों आज मैं आपको लाया हूं नागजीरा टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में। यहाँ पर वन्य जीव से जुड़े हुए सभी प्राणी, उसी तरह लाखों प्रकार के पेड़ पौधे आप नैसर्गिक आवास में देख सकते हैं। इस प्रदेश को घुमाने के लिए मिस्टर लिहिंद्र गेडाम, इनकी जंगल सफारी बहुत फेमस है। यहाँ पर उनका विदर्भ टूरिज्म ये कंपनी है और उसी के तहत वो जंगल सफारी लाखों पर्यटकों को करवा रहे हैं कई सालों से। तो आइए उनके साथ जुड़ते हैं और आनंद लेते हैं जंगल सफारी का नागजीरा में। नागजीरा आज दुनिया भर में टाइगर रिजर्व के लिए प्रसिद्ध हो रहा है। बहुत ही कम समय में नागजीरा ने वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की दुनिया में अपना नाम दर्ज करवाया है और टूरिस्ट आज इस एक जंगल सफारी को भेंट देकर 200 से भी ज्यादा पक्षी और 500 से भी ज्यादा वन्य जानवरों को अपने नैसर्गिक आवास में देख पाते हैं। इस बेहतरीन और भरे पूरे जंगल को दिखाने का जिम्मा मिस्टर लिहिंद्र गेडाम MD विदर्भ टूर्स अपने जंगल सफारी से बखूबी निभाते हैं। उनके जिप्सी एसोसिएशन में 20 से भी ज्यादा जिप्सीज दिन में 2 बार करीबन सैकड़ों पर्यटकों को जंगल सफारी करवाते हैं। मिस्टर लिहिंद्र गेडाम पर्यटकों को पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी एयरपोर्ट से तथा रेलवे स्टेशन तथा बस स्टॉप से भी देते हैं। उसके बाद उन्हें घुमाने का, खाने का, पीने का, रहने के लिए रिजॉर्ट्स, ये सारी व्यवस्था मिस्टर लिहिंद्र गेडाम रियायती दरों में करवाते हैं। तो आइए मिलते हैं नागजीरा के लुभावने जंगल की सैर करवाने वाले इस टूरिज्म बिजनेसमैन से, मिस्टर लिहिंद्र गेडाम इनसे। तो आइए दर्शकों बातचीत शुरू करते हैं लिहिंद्र गेडाम इनसे। बहुत बहुत स्वागत लिहिंद्र जी आपका। सर, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि नागजीरा एक बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है अभी, और आपका बहुत बड़ा योगदान है, शुरुआती योगदान है आपका। आज अच्छे खासे आप 3 जिप्सीज के ओनर हैं और यहाँ पे टूर गाइड एसोसिएशन जो है यहाँ पे जिप्सीज की, उसके भी आप एक पदाधिकारी हैं, सेक्रेटरी हैं। शुरुआत कहाँ से हुई पर आपको मतलब बचपन कहाँ भी था, क्या आसपास कैसा रहा, क्या रहा, कुछ बताइए मुझे उस बारे। सर मेरा बचपन तो मेरे नेटिव में ही बीता। कहाँ पर? जो नागजीरा से 13 किलोमीटर दूरी पर है। अच्छा, वहीं पर आप ये पास में आप यहाँ पले बड़े हैं? जी जी। तो परिवार में कौन कौन था आपके? हम लोग एक परिवार में 4 लोग हैं। अच्छा। माँ है, पिताजी है, एक बहन है छोटी, और मैं। अच्छा, मतलब 4 लोगों का अलग छोटा सा खुशहाल परिवार है आपका, जहाँ तक कह सकते हैं। तो फिर रोजी रोटी के लिए आपके पिताजी क्या करते हैं रोजमर्रा? सर पेशे से टेलर थे। पेशे से टेलर थे वो जी। तो टेलरिंग के व्यवसाय में वो कब से थे? सर वो बचपन मतलब पहले से ही थे, शुरुआती दौर से थे। तो फिर मतलब खानदानी व्यवसाय, फिर कुछ खेती बाड़ी वगैरह नहीं, क्योंकि गांव में ज्यादा देखा जाता है खेती बाड़ी होती है, तो आपकी भी कुछ खेती बाड़ी थी? जी सर है। तो वो भी संभालते थे पिताजी आपके? जी। तो फिर पिताजी खेती बाड़ी करते थे, आप जहाँ तक बड़े हैं, आपकी बहन है जैसा आपने बताया, छोटी बहन है, तो फिर आपका एजुकेशन वगैरह कहाँ से हुआ? सर मेरा एजुकेशन मेरे नेटिव से हुआ, जहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद मैं तहसील में पढ़ने आया, जहाँ साकोली। और फिर सर आपका इंटरेस्ट किस में था, ग्रेजुएशन किस में किया आपने? सर मैंने ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स लेके किया। अच्छा। उसके बाद मैंने DBM किया, डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। चलिए, मतलब ये सब करके आप शुरुआत तो फिर क्या व्यवसाय में ही आना था आपको, या फिर आपने नौकरी भी की? नहीं, मैंने घर की परिस्थिति कैसी थी आपकी? वो तो थोड़ा अच्छा नहीं था, उतना अच्छा कंडीशन नहीं था, मतलब मध्यम वर्गीय से भी थोड़े से नीचे कम ही परिवार से आप थे, मतलब आमदनी उतनी नहीं थी जहाँ तक खर्चा हो पाए। तो फिर उसके बाद फिर आपने क्या व्यवसाय किया, नौकरी की, क्या किया? मैंने शुरू में जॉब किया LIC में। एक 300-600 रुपया उस समय महीने का मिलता था, और फिर धीरे धीरे करके मैं इधर आया। तो फिर LIC में आप किस एरिया में करते थे? साकोली में ही। साकोली में करते थे। LIC में आपने काम शुरू किया, कितने महीने किया वो? तो सर मैं जब 11 में था तब से। 11th क्लास में थे तब से आपने शुरुआत कर दी थी कि कुछ पैसे जितना हो सके जमा सके और खुद के एजुकेशन में आप ही वो यूज़ कर सके, शायद ऐसा ही आप सोच रहे होंगे। उसके बाद फिर आप जहाँ तक ग्रेजुएट हुए, उस बीच में कुछ जॉब किया आपने? सर किया।
उस भी जॉब किया जी आपने, चलो ठीक है। क्या जॉब किया फिर आपने? सर मैं अंकलेश्वर में, सूरत से 60 किलोमीटर दूरी पर अंकलेश्वर करके है, मौनी नाइट्रोकेम करके इस कंपनी का नाम था। तो उसमें मैंने एज ए प्लांट इंचार्ज करके जॉब किया। चलो ठीक है, प्लांट इंचार्ज करके आपने भी जॉब किया। तो फिर वहाँ क्या था आपका जॉब सिनेरियो, क्या था? सर उसमें मैं प्लांट इंचार्ज था, अमोनियम नाइट्रेट को मिल्क टू सॉलिड कन्वर्सन करते थे और वो Chemical सारे, plant हाँ, और वो सारे डिफेंस को सप्लाई करते थे। तो फिर घर से इतना दूर आप, और कैसे क्या मैनेज होता था? क्या फिर सारी ही चीजें घर में कुछ पैसा भेज पाते थे आप? सर नहीं, वो तो इतना कम सैलरी मिलता था कि हम लोग भेज नहीं पाते थे। कुछ भी नहीं। नहीं तो फिर कंटिन्यू किया आपने? कितने दिन तक वो काम किया? सर मैंने वो करीबन 1 सवा साल तक किया। मतलब पढ़ाई के बाद आप जॉब कर रहे थे, घर से दूर रहते थे, 1.25 साल एक ऐसे इंडस्ट्री में गए जहाँ उतना सेटिस्फेक्शन नहीं, सैलरी नहीं, फिर क्या किया? कुछ और नया जॉब या फिर सर फिर वो छोड़ के मैंने एक रिसर्च सेंटर पे जॉब किया। रिसर्च सेंटर पे? जी। किस प्रकार का रिसर्च सेंटर था? वो एक सोशल रिसर्च सेंटर था। चलिए, मतलब ये जो जिन पर उतना ध्यान सरकार नहीं दे पाती, समाज से पिछड़े, मतलब एक प्रकार से उनको देखा जाता है, उनके लिए भी आपने एक सोशल वर्कर के वो भी आपने जॉब किया। बहुत अच्छी बात है सर। बहुत से लोग तैयार नहीं होते वैसे जॉब करने के लिए, पर आपने उनके प्रति भी अपनी मैत्री भावना दिखाकर वो काम किया, बहुत सराहनीय रहा है। उसके बाद फिर आपने कितने देर तक वो प्रोजेक्ट के बाद फिर वो सर 1.5 साल मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने कहाँ घूमे फिर आप? सर उसके बाद महाराष्ट्र के जितने भी जिले हैं उसमें हर जिले में करीबन 20 दिन आपको रहकर उनसे बात कर वो सारी चीजें, मतलब आपने वो भी एक लोगों को भी जाना, एक प्रकार के हर एक वर्ग के लोगों से आपकी बातचीत हुई। फिर उसके बाद फिर क्या किया आपने? उसके बाद मैं फिर रिटर्न आया साकोली, और फिर मैंने मेरा फिर से बिजनेस शुरू किया कि जॉब मुझे नहीं करना। तब मैंने विजन प्रकाशन का फ्रेंचाइजी लिया। वो एक कुछ साल चलाया। फिर उसके बाद मैंने फर्टिलाइजर्स का फ्रेंचाइजी लिया, उसको 1-1.5 साल चलाया। मतलब उसी को चलाते सही फ्रेंचाइजी लिए आपने बहुत से प्रोडक्ट्स की। तो आप उसकी मार्केटिंग करते थे कि सर एक्चुअली मैं डिस्ट्रीब्यूशन देखते थे? उस कंपनी का थोड़ा सा 40% का बिजनेस पार्टनर था। दोनों इसमें? जी। चलिए, मतलब एक पार्टनरशिप में आपने कुछ कंपनीज के भी भागीदारी लेना शुरू किया और वो व्यवसाय आगे बढ़ाने की कोशिश की। तो व्यवसाय में मजा आ रहा था आपको कि कुछ मिसिंग था जिंदगी में? नहीं, उसमें भी मजा आ रहा था, लेकिन थोड़ा सा डर भी था कि बिजनेस में आप हर बार, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि व्यवसाय करना चाहते थे आप, हाँ। पर किसी न किसी चीज ने आपको हर बार पीछे खींचा, या फिर उस वक्त वो समय सही नहीं रहा होगा उस व्यवसाय के लिए, ऐसा कुछ हुआ? पर आज आप टूरिज्म में इतना अच्छा खेल रहे हैं, उसे बढ़ावा दे रहे हैं, नागजीरा में इतना इंकरेज कर रहे हैं, लोगों को भी व्यवसाय भी दे रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? सर एक्चुअली 2008 में मैं जब रिसर्च कर रहा था, उसी दौरान मैंने जो टूरिज्म स्पॉट देखे थे, तो थोड़ा थोड़ा उस समय में मन में आया। और आप नागजीरा के आसपास भी रहते थे, शायद वो भी एक कनेक्शन जुड़ गया होगा। सर जानूंगा मैं ये सारी चीजें, मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। ओके सर। दर्शकों कहीं जाइएगा मत, लेहेंद्र गडामिन से बातचीत जारी रहेगी ब्रेक के बाद भी। मैं जब मेरे रिसर्च सेंटर में जब जॉब कर रहा था, उस दौरान मैंने महाराष्ट्र के सभी जिले में करीबन 20-20 दिन मैंने जॉब किया। उस जॉब के दौरान मैंने टूरिज्म देखा। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत बिजनेस टॉक में। हमारे साथ अब भी जुड़े हुए हैं लेहेंद्र गडाम जी। आइए उनसे बातचीत जारी रखते हैं। सर, ब्रेक पे जाने से पहले जिस प्रकार से आपने बताया कैसे आपने पढ़ाई कंप्लीट की, गांव में अपने परिवार को भी संभाला, कुछ व्यवसाय किए, कहीं जॉब किए, पर टूरिज्म में आपका इंटरेस्ट जो था वो बचपन से कुछ था जी। तो उसकी शुरुआत और फिर आपने कैसे टूरिज्म को अपना व्यवसाय कायम स्वरूप बनाने का ठान लिया था, उसके बारे में कुछ बताइए। उसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं जब मेरे रिसर्च सेंटर में जब जॉब कर रहा था, उस दौरान मैंने महाराष्ट्र के सभी जिले में करीबन 20-20 दिन मैंने जॉब किया। उस जॉब के दौरान मैंने टूरिज्म देखा, जैसा कि रायगढ़ हो गया, रायगढ़ का जैसा बीचेस टूरिज्म है, जहाँ तक कि बोला जाए तो अलीबाग का समंदर, अच्छे बीचेस। उसके बाद में महाबलेश्वर, पांचगनी, तापोड़ा, ये सारा जो मैंने देखा, तो एक टूरिज्म क्या होता है वो कंसेप्ट समझा। और उसके बाद में मैंने सोचा कि यार चलो टूरिज्म भी एक अच्छा बिजनेस हो सकता है। तब आपने सोच लिया था, क्योंकि बाकी सारे बिजनेस तो थोड़े बहुत फेल ही हो रहे थे, कुछ नुकसान ही हो रहे थे, या फिर आप छोड़ ही रहे थे। तो फिर आपने कुछ इसका प्रशिक्षण लिया टूरिज्म? जी सर, मैंने टूरिज्म में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ से मैंने पीजी किया। और उस दौरान कितने समय का कोर्स होता है? सर 1 साल का होता है। 1 साल का कोर्स आपने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया है? जी सर। तो फिर क्या कुछ नया सीखने मिला आपको टूरिज्म का? हाँ सर, बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं टूरिज्म के वो सीखने को मिले हैं।
खास करके टेक्निकली टूरिज़्म में जो टेक्निकल एस्पेक्ट जो होते हैं वो सीखने को मिले हैं और उन्हीं का फ़ायदा मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में हो, इसलिए मैंने पीजी किया। माझं नाव सपना पुंडलिक गेडाम आहे. मी लेहेंद्र गेडामची छोटी बहीण आहे. माझी आई आहे कारंजा पुंडलिक गेडाम. माझ्या भावामुळेच आम्ही आज शिकतोय आणि आम्ही त्याच्यामुळेच आम्ही खूप समोर गेलो आहोत आणि असं हो सगळ्यांना मिळावं. चलिए, मतलब आप जो व्यवसाय सोचना चाहते थे मुझे इस दिशा में जाना है, तो आपने उसके बेसिक्स उस कोर्स से आपने सीख लिए थे, कुछ आपके दिमाग में आप प्रैक्टिकल देख के आ भी गए थे, तो शायद वो सारी आपकी दूरियां जो थी, कठिनाई समस्या ये आपने थोड़े क्लियर कर दी थी। फिर आपने उसे फिर नागजीरा क्यों चुना? मैंने मेरा पीजी ट्रैवल एंड टूरिज्म में मैंने नागपुर यूनिवर्सिटी से किया और पीजी का मेरा जो स्पेशलाइजेशन है जिसमें थीसिस बनाया जाता है वो मैंने वाइल्ड लाइफ टूरिज्म किया। रिसर्च करने कुछ उड़ीसा गए जिसमें बोधिस्ट मोनास्ट्री थे और ये सब जानने के बाद में मैं शुरू से जब नागजीरा आ रहा था तो एक वाइल्ड लाइफ कंसेप्ट क्या होता है वो मैंने सीखा था, वो मैंने बचपन से जाना था। कॉलेज से हमारे एक सर थे नागपुरकर सर, वो हमें जब फाइनल ईयर में थे तो हम लोग को लेके आते थे, 10-10 15-15 लोगों का ग्रुप होता था। मतलब आपकी जो पिकनिक्स थी, टूर्स थी, खेलना कूदना वो सब इसी जंगलों के आसपास या फिर आपका बीता हुआ है, कल ये था, कल था आपका, ऐसा कह सकते हैं, इसलिए आपने नागजीरा को ही चुना। जी जी। तो फिर आपको क्या कठिनाइयाँ हुई कि नागजीरा जब आपने चुना, तो शुरुआत में क्या कठिनाई हुई? सर कठिनाई बोलो तो ऐसे कि यहाँ जो टूरिस्ट आते थे वो टूरिस्ट तो आते थे लेकिन यहाँ की जो जनता थी वो टूरिस्ट को टूरिस्ट की तरफ से नहीं देखती थी। भले ही ये टूरिस्ट स्पॉट है लेकिन इसको टूरिज्म के हिसाब से नहीं देखते थे। तो फिर उनका नज़रिया क्या था? तो नज़रिया ये था कि नहीं नहीं बस आना और टाइगर है ये देख के जाना, वाइल्ड एनिमल्स है ये देख के जाना, बस इतना ही था। लेकिन इसके अलावा भी है नेचर है, नेचर में इन्वायरमेंट एक अभी लेटेस्ट सब्जेक्ट जो इसमें शुरू किया एकेडमिक सेशन में, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो ये जो सारी बातें जो है, नेचर हो गया, वाइल्ड एनिमल्स हो गए, ये जो है सारा नागजीरा के थ्रू हम लोग अवेयरनेस आप फैला रहे हैं और समाज में जागरूकता जो है नेचर के प्रति कि नेचर बचाएंगे तो फिर आगे भविष्य होगा, वो सारी चीजें भी आप कर रहे हैं जी। पर सर क्या यहाँ के लोकल लोगों का सपोर्ट रहा आपको? हाँ जी सर रहा, उसका सपोर्ट रहा आपको। फिर जहाँ तक मुझे पता है कि आप अभी जिप्सी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, तो फिर वो एसोसिएशन फॉर्म कैसे किया आपने या फिर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या किया आपने? थोड़ा बहुत उस समय के सीएफ थे रेड्डी सर करके, अभी फ़िलहाल वो सीसीएफ करके नागपुर में है। उनको एक्स्ट्रा का वर्क दिया हुआ है पेंच का, पेंच टाइगर रिजर्व का। जिस समय हमने ये टूरिज़्म की बात करी थी, टूरिज़्म का कंसेप्ट जब लाया था तब हमें 45 मिनट एक बहुत अच्छा गाइडेंस रेड्डी साहब ने दिया था कि टूरिज़्म क्या होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उस समय में सबसे पहला जो है मार्गदर्शन उन्होंने दिया कि एक रजिस्टर करो, एक संस्था रजिस्टर करो और वो जब रजिस्टर्ड होगा तो होगा क्या कि वो वाइल्ड लाइफ के वेबसाइट पे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो वेबसाइट होता है उसमें उसको अपलोड किया जाएगा। एक यूनिटी का और एक रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा महत्व है, उन्होंने उस समय में हमें समझाया था और उन्हीं की बात सुन के मैंने एक वनश्री जिप्सी और बहुउद्देशीय पर्यटन विकास संस्था के नाम से मैंने फॉर्म किया। मेरा नाम गुड्डू है, मैं पिटेहरी गेट पे जिप्सी ड्राइवर हूँ। मेरे जिप्सी मालक है लेहेंद्र जी गेडाम, इनकी 4 साल से मैं जिप्सी चलाता हूँ। काफ़ी अच्छे इंसान है और कुछ हमारे जिप्सी में मेरे या और बाकी जिप्सी में कुछ प्रॉब्लम आ गया, डिपार्टमेंट का कुछ हो गया, तो यही सब कोऑपरेट करते हैं सभी जिप्सी को। और ये जिप्सी यहाँ समिति अटैच है और वही हिसाब से चलती है। मतलब आपने स्टेप बाय स्टेप एक संस्था फॉर्म की, उसे महाराष्ट्र टूरिज्म एसोसिएशन से ज्वाइन किया और इस हिसाब से आप महाराष्ट्र में ही अपने नागजीरा को आप डेवलप करने में लग गए, जहाँ तक ऐसा कह सकते हैं। हाँ। और फिर अभी फिर यहाँ तक मतलब क्या कह सकते हैं कि फिलहाल नागजीरा में आपने क्या क्या चेंजेस लाए हैं? सबसे पहले तो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, कन्वर्ट हो गया टाइगर रिजर्व में। टाइगर रिजर्व में कन्वर्ट होने के बाद में इसको सिर्फ एक सेंचुरी के हिसाब से ही लोग देखते थे, तो हमने उसको टूरिज्म का दर्जा दिया। टूरिज्म नाम से सभी जिप्सी पे हमने नागजीरा वाइल्ड लाइफ टूरिज्म करके स्टिकर लगाया। जिप्सी प्रोवाइड करने का सबसे बड़ा काम हम लोगों ने किया
और करीबन एक गेट पे 20 जिप्सी हम लोग ने अवेलेबल करके दिया सबको, कुछ कुछ मिला के। और वो जिप्सी के जरिए हम लोग एक सफारी का एक सेवा हम लोग टूरिस्ट को दे रहे हैं। चलिए, मतलब इस जंगल सफारी का आनंद टूरिस्ट उठाते हैं। और जहाँ तक वो कितने घंटे की सफारी होती है? सर सुबह का सफारी होता है 6 से 11, उसके बाद में शाम का सफारी होता है 3 से 6:30। चलिए, मतलब करीबन ये 8 घंटे के आसपास की, 7-8 घंटे की टोटल ये सफारी है। हाँ तो इसमें क्या क्या प्राणी मुख्यतः देखने मिल जाते हैं इस एरिया में? सर देखो, नागझीरा जो है ये है इंडियन गौर के लिए फेमस। और पूरे महाराष्ट्र में यदि बात की जाए तो इंडियन गौर के लिए नागझीरा फेमस है। उसके अलावा भी यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स है, जिसमें मोटे तौर पे यदि बात करते हैं तो है टाइगर्स, वो करीबन 7 की संख्या में है। नागपुर को वर्ल्ड टाइगर सिटी के नाम से भी घोषित कर दिया गया है, जहाँ तक इस वजह से भी शायद यहाँ पर टूरिस्ट जहाँ तक आते हैं टाइगर देखने के लिए। सर वो तो है, विदर्भ में क्या है ना कि सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है। यदि रेशो निकाला जाए तो पूरे वर्ल्ड में जो विदर्भ में जितना फॉरेस्ट है वो पूरे और भी कहीं नहीं है। और यदि फिगर यदि काउंट किया जाए तो टाइगर का वो सबसे ज़्यादा जो नागपुर डिवीज़न में दिखाई देगा। इसलिए नागपुर को एक वर्ल्ड टाइगर कैपिटल करके जो निर्णय लिया गया वो एक बहुत अच्छी बात है। तो उस वजह से भी कुछ टूरिस्ट यहाँ ज्यादा आ रहे हैं आजकल? जी सर, क्योंकि देश दुनिया से लोग टाइगर्स को देखने के लिए वैसे कहा जा सकता है कि तरसते हैं। हाँ सर। एक राजा होता है, वो जंगल का राजा होता है, उसे देखने के लिए, उसके थाट में उसका चलना आना, शिकार करना, देखना, गुर्राना, हर एक चीज एक अद्भुत अनुभव होता है। हाँ क्या क्या एक्सपीरियंस क्या रहे हैं टूरिस्ट के जो आते हैं? सर देखो, जब टाइगर दिखता है तो जितना खुशी उन्हें कोई उनके पर्सनल लाइफ में नहीं होता होगा, उससे ज़्यादा खुशी उनको उस समय में होता है। और वो सभी के सामने जब शेयर करते हैं तो पता चलता है कि यार एक वाइल्ड लाइफ बोलो तो एक बहुत बड़ी बात है, उपलब्धि होती है जीवन की कि हमने एक शाही शेर, शेर खां, जैसे मोगली के उस सीरियल में आते थे शेर खां, उसके दर्शन हो चुके हैं। सर बहुत सी बातें करनी है मुझे आपसे, जानना है कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है और अपडेट क्या क्या दे रहे हैं, क्या क्या फैसिलिटीज आप दे रहे हैं लोगों को नागझीरा में, क्या क्या मतलब क्या क्या चीजें उनको मुहैया करा रहे हैं। मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए आवाज इंडिया टीवी में मेरे साथ। सर नागझीरा में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं अपने जो आपका विदर्भ टूरिज्म है उसमें? मेन बात तो है कि लोगों को जो असुविधा होती है यहाँ जंगल सफारी करने में, वो बेसिक थिंग्स है कि लोगों को एंट्री नहीं मिलती। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत बिजनेस टॉक में। मेरे साथ अभी भी लिहेंद्र गेडाम जी है, जो कि एमडी है विदर्भ टूरिज्म के, नागझीरा में जंगल सफारी कराते हैं। उनसे हमारी बातचीत हो रही है। सर ब्रेक पे जाने से पहले बहुत कुछ आपने बताया, आपका बचपन, आपकी पढ़ाई, व्यवसाय, किस प्रकार से आपने टूरिज्म में कोर्स किया, किस प्रकार से आप इस टूरिज्म के व्यवसाय में आए। पर मैं जानना चाहूंगा अभी कि 5 सालों में आप कहाँ देखते हैं नागझीरा को, फिर आप क्या करने वाले टूरिज्म के लिए, विदर्भ के टूरिज्म के लिए? सर मैं खास करके मेरा जो फर्म है विदर्भ टूरिज्म, उसके जरिए मैं एक बहुत अच्छे कंसेप्ट को लेकर यहाँ नागझीरा में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बहुत कुछ करने की उम्मीद रखकर हम लोग जो कर रहे हैं, उसमें खास करके यह है कि एनिमल का जो है संगोपन, जी हाँ, उसके बारे में हम लोग कुछ वर्क करेंगे, उनको बढ़ाना, आगे बढ़ाना, उनकी केयर लेना, जी उस सब के बारे में। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ कैसे लगाया जाए, उसका संवर्धन जरूर वो रहेगा। पेड़ रहेंगे तो जानवर रहेंगे और प्रकृति टिकी रहेगी, जहाँ तक ऐसा कुछ है। तो आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप दुनिया को एक सोशल वर्ल्ड में आप चाहते हैं कि इन्वायरमेंट के बारे में लोग जाने और उसको सपोर्ट करें, एक प्रकार से ऐसा ही आप चाहेंगे। तो 5 साल में आप सिर्फ वाइल्ड लाइफ के साथ ही नहीं, इस जंगल को बचाने के लिए और जानवरों को बचाने के लिए भी बहुत से काम करेंगे, जहाँ तक मैं यही समझ रहा हूँ कि आप यही करेंगे। इन्हें मैं बचपन से ही जानता हूँ, काफ़ी होनहार बच्चा है और आगे चल के ये बच्चा आगे चल के बहुत कामयाबी पाएगा, ऐसा मुझे लग ही रहा था। इको फ्रेंडली के इस ज़माने में यहाँ पे नागझीरा में ये जो वर्क कर रहा है वो काफ़ी सराहनीय। सर नागझीरा में आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज देते हैं अपने जो आपका विदर्भ टूरिज्म है उसमें? मेन बात तो है कि लोगों को जो असुविधा होती है यहाँ जंगल सफारी करने में, वो बेसिक थिंग्स है कि लोगों को एंट्री नहीं मिलती। वो आजकल ऑनलाइन हो गया, तो हम लोग अपने विदर्भ टूरिज्म के जरिए ऑनलाइन बुकिंग करा देते हैं।
जिस किसी के पास अकोमोडेशन फैसिलिटीज नहीं है वो अकोमोडेशन फैसिलिटीज हम लोग करा देते हैं, रहने की सुविधा जिसको बात बोला जाए। मतलब लोग यहाँ इसमें- पर रह भी सकते हैं। तो कितने प्रकार के रहने की व्यवस्था है यहाँ पर? सर यहाँ पर तो एसी से लेके नॉन एसी तक के भी रहने की व्यवस्था है। टेंट से लेकर जहाँ तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर आप उनको रिसोर्ट भी अवेलेबल करा रहे हैं। जी सर, रिसोर्ट है, एसी रूम्स है, नॉन एसी रूम्स है, विद कूलर है। दूसरी मेन बात तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने जो इको टूरिज्म के तहत जो कंसेप्ट रखा है टेंट का, वो टेंट ईडीसी के थ्रू हम यहाँ की जनता उसको रन करती है। खास करके पिटेझरी गेट, चोरखमारा गेट, उमरझरी गेट, ये नागझीरा की जो मेन गेट है उसमें इको टूरिज्म के तहत ईडीसी गठित की है और उसी के थ्रू टेंट को चलाते हैं और लोगों का रहने का चलिए, प्रबंध करा मतलब देते हैं। जहाँ तक आप लोगों को यहाँ पर टूरिज्म करवाते हैं, जी। जंगल सफारी करवाते हैं, जी। जानवरों से मिलवाते हैं उनको, जहाँ तक जैसे मैं मिल पा रहा हूँ यहाँ पर, और उसी के साथ साथ उनके रहने की व्यवस्था भी, हाँ सर, चाहे वो रहने की रात की भी व्यवस्था। हो सकती है हाँ और सर। भी बहुत सारी, वो सारी व्यवस्था जी भी सर, आप करवाते हैं। उसके साथ साथ में सर हम लोग ये भी करते हैं कि नेचर जो है, नेचर को स्टूडेंट अवस्था में ही स्टूडेंट जाने, क्या बात है। तो नेचर का बैलेंसिंग रहेगा। तो आप स्कूल और कॉलेज को भी टाइप्स करते हैं कि वो यहाँ पर विजिट? नहीं सर, हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, एक सोशल एक्टिविटी करके स्कूल कॉलेजेस में एक थोड़ा सा कैंपेनिंग करते हैं और हम लोग ऑफर करते हैं कि अभी जो 5 तारीख को जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था, जी हाँ, उसके 5 जून को। जी, तो ऐसे खास मौके पर हम लोग क्या करते हैं, कैंप अरेंज करते हैं जिसमें हमारे खास एक्सपर्ट, कॉलेज के प्रोफेसर, बॉटनी वाले हो, झूलाजी वाले हो, तो उनको बुला के हम लोग नेचर के बारे में हम लोग जानकारी देते हैं। वो फ्री ऑफ कास्ट रहता है। बहुत बढ़िया, मतलब एक प्रकार से आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं, जी, अपने बिजनेस के साथ साथ आप सोशल वर्क भी कर रहे हैं। तो मूलतः अभी तक आप अंदाजन कितने लोगों को आप जंगल सफारी करा चुके हैं? सर अभी तो 1 साल में करीबन 1400 से ज़्यादा लोगों को हम लोग ऑफर करते आप हैं। अपने टूरिज्म जी, के जी, बिजनेस से वहाँ को ऑफर कर चुके हैं अब जी। तक। बेहतरीन, बहुत बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से पूरे भारत से और पूरे विश्व से लोग आते हैं। कहाँ से कुछ आते हैं? जी अंदाज़ा सर, यहाँ कुछ पर बता तो पाएं आप? फॉरेनर टूरिस्ट का रेशो जो है थोड़ा सा कम है। हाँ। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अपने कुछ कांटेक्ट के जरिए हम लोग उसको बढ़ावा दें। प्रदेश से तो आते हैं, भारत से सर कोने देश से कोने से आते लोग हैं। आते हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। खास करके कोलकाता, मुंबई, पुणे, यहाँ का टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है और वो बड़े पैमाने पे आता है। एक ग्रुप में आता है, जो एक ग्रुप उनका 10 से 12 के ऊपर का होता है। चलिए, बहुत बहुत। तो अभी तक आप अनुमान तक कितने लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार दे चुके हैं अपने इस व्यवसाय से? सर मैंने मेरे एक फर्म के थ्रू मैंने करीबन 6 से 8 लोगों को अभी तक मैंने परमानेंट एम्प्लॉयमेंट दिया है। चलिए, मतलब कम से कम इतने लोगों को आप रोजगार दे चुके हैं जी, जी, जो अभी तक कह सकते हैं कि आपके इसी रोजगार से उनका घर चल रहा है, सब जी, कुछ जी, चीजें सर। हो रही है। बहुत बढ़िया सर। जहाँ तक मैं चाहूंगा कि आप ये भी आगे भी कंटिन्यू करें, और जहाँ तक सोशल वर्क तो आप कर ही रहे हैं, जहाँ तक तो डायरेक्टली भी आप कुछ डोनेशन करते हैं? सर डायरेक्टली डोनेशन हम लोग तो ऐसा फंड देते नहीं है, एक ना मतलब पैसे के रूप में, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि एनिमल्स के लिए जो जहाजा वाटर वॉल नहीं है तो हम लोग थोड़ा सा उसके लिए कुछ हेल्प करें। और एक सेव टाइगर्स, सेव एनिमल्स का एक बहुत बहुत बढ़िया, वो जरूरी भी है कि आगे आने वाली concept हम पीढ़ी को लोग ये अभी सब आगे एनिमल्स चल के दिखे। हर गाड़ियों में हम लोग को पेस्ट करा देंगे कि उसका एक गुड मैसेज जाए। चलिए, मतलब आप अपना पूरा जीवन टूरिज्म के लिए दे चुके हैं और देने का सोच भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात जी, है। जी, सर। सर सारी बातें हो चुकी हैं, ओके, आप स्टेबल हैं, आप अच्छे खासा बिजनेस कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सारी चीजें कर रहे हैं, और इन एनिमल्स का आप ख्याल रख रहे हैं, सर उनके लिए कर रूपा रहे हैं। इनका नाम मेरे है जैसे जो जो हम लोग टूरिस्ट बचपन से घूमना देखते आए चाहते हैं। हैं उनके लिए आप बहुत कुछ करें, उनको अवेयर करा रहे हैं। पर ऐसे कई यंगस्टर्स हैं जी सर, जिन्हें मार्गदर्शन की जरूरत होती है कि वो आगे जाके जीवन में क्या करें, जी सर। उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, या फिर इस क्षेत्र को चुनने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। तो आप इस मेरे चैनल से उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ सर, मैं अभी आज ये संदेश देना चाहूँगा आने वाले एक युवा जनरेशन को कि आने वाले साल में अपना विदर्भ, अपना महाराष्ट्र एक बहुत बड़े लेवल पे टूरिज्म का हब होगा, और उसके लिए गवर्नमेंट का भी एक कोशिश है, वो चल रहा है। हम मेरे विदर्भ टूरिज्म के तरफ से मैं और भी कोशिश करूँगा कि उसको बढ़ावा दूँ, और किसी को और प्रोफेशनली या और भी कुछ मालूमात Guidance की चाहिए, जरूरत हो, गाइडेंस, जी हाँ। मार्गदर्शन चाहिए, तो मैं उसके लिए हमेशा तैयार रहूँगा, और मैंने वो अभी भी करते आ रहा हूँ और आगे भी करूँगा। एक अच्छा एक बिजनेस का और एक एम्प्लॉयमेंट का एक टूरिज़्म बहुत अच्छा माध्यम है, अच्छा सोर्सेस है।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप यहाँ पर आए। ओके सर, आपने thank you। मुझे बुलाया यहाँ पर और मुझे बहुत अच्छी जंगल सफारी कराई, बहुत से प्राणियों से मुझे मिलवाए आप। जी सर। मसराम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये रूपा नाम की हथनी है, इसे भी हमें यहाँ तक शूट करने के लिए हमें बुलाया और ये भी, इन्होंने भी हमें सहायता की। तो दर्शकों, ये थे लेहिंद्र गेडाम जी, जिन्होंने बहुत कुछ हमें बताया। दर्शकों, ये थे लेहिंद्र गेडाम जी, जिनसे हमने बातचीत की और जाना किस प्रकार से आदमी चाहे जिस भी बैकग्राउंड से आए, अगर वो अपने मन के अंदर झांकता है, अपने इंटरेस्ट को जानता है और उसी दिशा में अपना करियर करता है, उसके बेसिक्स जानता है और आगे बढ़ता है, मेहनत करता है, तो जिंदगी में हर एक मुकाम हासिल कर सकता है और पैसा भी कमा सकता है और साथ ही साथ सोशल लाइफ भी जी सकता है, सोशल वर्क भी कर सकता है। ऐसे ही एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक, जो कि सफर है जीरो से हीरो तक का।